नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। यूपी टेट की जो पर्यावरण की सीरीज चला जा रही है दैनिक, आज देखिए उसका 18 और 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। डेली दोस्तों 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को जो कल कराया गया था 16 और 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन की सीरीज कराई गई थी। दोस्तों कल से हम दो टेस्ट सीरीज एक साथ करा रहे हैं, जिससे आप लोगों का जो 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कराई जानी है वो आप लोगों को टाइम से पूरी हो सके। तो आप लोग दोस्तों जिन्होंने अभी तक वो टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बनाई गई है। प्ले लिस्ट में जाके आप लोग 17 टेस्ट सीरीज करा दी गई है, आप लोग देख लीजिए। इसमें दोस्तों जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है उसका एक्सप्लेन भी किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 18 और 19 नंबर का टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आज 18 नंबर की प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी कराई जाएगी। 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक अच्छे फॉर्मेट आपके लिए यूपी टेट और सी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है, ए जल संरक्षण अधिनियम जो आया था 1974 में आया था, और प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था। तो इस हिसाब से आप लोग इसको भी याद करते चलिए। इसी के साथ आप लोगों को बता देते हैं वर्ष 2003 में इसे संशोधित किया गया था और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया है, जिसके तहत इसमें दंड और जुर्माने का कठोर प्रावधान किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। घासीय मैदान की कौन सी श्रृंखला नहीं है, तो आप लोगों को इसमें बताना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका आपका हो जाएगा प्लावक हो जाएगा, मछली हो जाएगी और व्हेल हो जाएगी। चलिए यहाँ पे जो प्लावक होता है यह उत्पादक होता है। जो प्लावक है इसको उत्पादक कहा जाता है। छोटी मछली जो होती है प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता होता है। जो बड़ी मछली होती है वह द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता होती है, और व्हेल जो आपकी है ये तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी सूर्य से ग्रह है तो किस नंबर का है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे तीसरे नंबर का है। तो आज आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों शुरू से अंत तक जो ग्रह का क्रम है। यहाँ पे देखिए जैसे सूर्य होता है, सूर्य सूर्य यहाँ पे सूर्य है। इसके बाद आपका आता है बुध। कौन सा आता है, बुध ग्रह आता है। बुध के बाद आपका आता है शुक्र, इसको याद कर लीजिए क्रम शुक्र। इसके बाद आपका आता है पृथ्वी आती है, क्या आता है पृथ्वी आता है। इसके बाद मंगल ग्रह आता है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद शनि आता है। शनि के बाद अरुण आता है, क्या आता है अरुण आता है। अरुण के बाद आपका वरुण आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए जो शुक्र ग्रह है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, और आपका जो वरुण ग्रह है ये भी एंटी क्लॉकवाइज, सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में ये दो ग्रह चक्कर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ आप लोगों को बताते हैं। जो एक शुरू से 4 ग्रह हैं इनको कौन सा ग्रह कहा जाता है, जिसको आप लोग बताएंगे क्या ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इसको क्या कहा जाता है। इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे तो क्या कहा जाता है। इसका उत्तर बताइए दोस्तों क्या कहा जाएगा। तो आपका ध्रुवीय भवंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय भवंडर के रूप में इसको जाना जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय भवंडर के रूप में इसको जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। जो चंपारण सत्याग्रह था किस वर्ष शुरू किया गया था, इसको आप लोगों को बताइएगा दोस्तों। जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में शुरू किया गया था। एक अहिंसक आंदोलन था जिसमें भारत में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर जोर दिया था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो इसको शुरू किया गया था बिहार में शुरू किया गया था। जो नील की खेती करने के लिए था उसी के विरोध में इसको शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है, इसको बताना है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। जो शहतूत होता है वह शहतूत ये सदाबहार पेड़ नहीं आता है। इसको सदाबहार पेड़ नहीं कहा जाता है क्योंकि शरद ऋतु में यह अपने पत्ते को खो देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम एस स्वामीनाथन एक थे। एम एस स्वामीनाथन क्या थे, इनके बारे में बताना है। एम एस स्वामीनाथन के क्या थे, तो एक कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक
हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1966 में मैस्को के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादन कर इन्होंने बीज तैयार किए थे। यदि आपको यहाँ पे पक्षी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे पक्षी वैज्ञानिक भारत का किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताना है। कौन सी हो जाएगी ग्रीन हाउस? उपयुक्त में से सभी हो जाएगी। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। जलवाष्प जो कि मानव निर्मित होती है। मीथेन CH4 होती है, CH4 आपकी हो जाती है। इसके अलावा आपकी और कुछ होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड M2 हो जाती है, इसको आप लोग याद करेंगे। ओजोन O3 हो जाती है। और आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, CF क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाते हैं। इस प्रकार आप लोग सभी ग्रीन हाउस गैसों को याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायु प्रदूषण से नहीं होता। वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? तो आपका पाचन तंत्र से संबंधित रोग जो होता है वायु प्रदूषण से नहीं होता है। कैंसर होता है, श्वसन संबंधित रोग होता है, इमारतों का क्षय भी होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय संसाधन ऊर्जा का नहीं है, तो इसमें आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? अक्षय ऊर्जा का संसाधन नहीं है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः यह अक्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किनके द्वारा लिखी गई है? इसका आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे कुछ और याद कर लीजिए, जैसे महात्मा गांधी की पुस्तक फेमस माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हो जाती है, और विजय लक्ष्मी की एक पुस्तक हो जाती है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस पे जाएगा? तो आपका 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हुआ था। वन जीव संरक्षण अधिनियम अभी बताए हैं 1972 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था। जबकि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम अभी को बताएं आप लोगों को 1974 में हुआ था। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। एक आ दो देखिए किस पे जा रहा है? 1 आ 2 इसमें दोनों में जा रहा है। तो बी का देखिए, बी का आपके 3 में, बी का 3 थर्ड वाले में जा रहा है, फोर्थ में, और सी का आपका 4, डी का आपका 1। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो पर्यावरण संबंधित अधिनियम है आप लोग एकदम गांठ बांध कर याद कर लेना है। एक बार फिर से देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एक क्रम से याद करेंगे। सबसे पहले कौन? जल प्रदूषण अधिनियम 1972 याद करिए। उससे पहले याद करिए आप लोग वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980, उसके बाद 86 वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद करिए। क्रम वाइज याद करेंगे दोस्तों तो आराम से जल्दी याद हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितनी रही? 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर पूछी जा रही है, तो यहाँ बताना है भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। तो 17.7% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है? तो आप लोग बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? इसमें कौन सी क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करते हैं और O2 को उत्सर्जन करते हैं। इसके कारण वायुमंडल शुद्ध बना रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की बात कर रहा है, कौन करता है? तो बताएंगे आप लोग, आराम से बता सकते हैं। जो नीले हरी शैवाल होते हैं, नीली हरी शैवाल आपका इसमें कौन कौन सा आ जाता है? एनाबीना भी आ जाता है। एनाबीना जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक नाइट्रेट में बदल देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्याज, आलू, अदरक है, तो आप लोगों को बताना है प्याज, आलू, अदरक क्या है। इससे पहले भी कल एक क्वेश्चन ऐसे आया था, इसमें आपका प्याज, आलू, अदरक तना जाता है। यदि आपका प्रकंद, जिसको गंजी लोग गांव में बोलते हैं, वह देखिए प्रकंद में क्या क्या आता है? हल्दी, अदरक प्रकंद में आता है। कंद में आलू आता है, शकल कंद
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? किसका वेग अधिकतम होगा इसको बताना है। किसका वेग अधिकतम होगा? देखिए यहाँ पे प्रकाश का वेग अधिकतम हो जाएगा। प्रकाश का वेग कितना होता है तो इसका बताएंगे आप लोग। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। प्रकाश की गति आप लोगों को याद करना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आइए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना है नीदरलैंड के हेग में। कहाँ पे? नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को। 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी तो इसको आप लोग बताएंगे दोस्तों। कौन सी घटना इनमें से कौन सी हुई थी तो सबका सन याद रहेगा। बहुत कठिन क्वेश्चन जान लीजिए, सबका सन याद रहेगा तभी आप लोग बता सकते हैं। तो इसका देखिए आप सन याद कर लीजिए। खेड़ा आंदोलन का हुआ था? खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। डंडी यात्रा जो सत्याग्रह आंदोलन नमक कानून से संबंधित है 1930 में हुई थी। साइमन कमीशन जो आया था भारत में 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में कर दिया गया था, लेकिन भारत कब आया था तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इस प्रकार देख लीजिए सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, सबसे पहले कौन सी घटना है राष्ट्रीय आंदोलन की तो आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन भी याद कर लेना है। सत्याग्रह आंदोलन आपको बता ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्य की कुल संख्या आप लोगों को बताना है कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कुल 100 सदस्यों की संख्या है। वर्तमान समय में कुल 100 सदस्यों की संख्या है। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अगर अनुच्छेद पूछ लेता है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। विधान परिषद की समाप्ति और इसका उत्साधन की बात की जाती है। आइए और कुछ इसके बारे में बात करते हैं। कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप थोड़ा सा मैपिंग से बताते हैं तो आप लोग भूलेगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप महाराष्ट्र याद कर लीजिए, यहाँ पे कर्नाटक याद कर लीजिए, 2 एक साथ याद हो गए। उसके बाद आप तेलंगाना याद कर लीजिए, तेलंगाना याद कर लीजिए और आंध्र प्रदेश याद कर लीजिए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद आप सॉरी इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यूपी को याद कर लीजिए और बिहार को याद कर लीजिए। ऐसे आप याद कर लीजिए आराम से, आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो याद करिए महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है, बिहार और यूपी में है। देखिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के आप लोगों को पता है कौन कौन से घटक होते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक को कितने भागों में बांटा जाता है? जो जैविक घटक होते हैं उसमें उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक हो जाता है। जो उत्पादक होता है कितनी श्रेणी में होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता जाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसमें क्या क्या आता है? जो शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण हो जाता है। द्वितीय उपभोक्ता में सांप, भेड़िया आता है और तृतीय उपभोक्ता में बाज, शेर आदि आ जाते हैं। अजैविक घटक में क्या क्या आता है? अजैविक घटक में देखिए आपका भौतिक कारक आता है, अकार्बनिक कारक आता है तथा कार्बनिक कारक आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि पर्यावरण की जो कक्षा होती है उसमें बच्चों को अनुभव देना चाहिए क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको सभी चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा, उसके बाद आपका जो बेहतर उत्तर रहेगा उसी को आपको निर्णय लेना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किसको कहा जाता था। तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो था उसी को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी स्थापना भी कई बार पूछा गया। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। तो इसका बताना है आपको। जो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आपका उत्तराखंड राज्य में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखिए उत्तर प्रदेश में है।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रस्तावना से आया है, तो आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। क्या किया जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। आइए थोड़ा सा और कुछ आपको बता देते हैं। जो प्रस्तावना है यह कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चल रहा था अधिवेशन, उसमें किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन जो होता है 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो JL नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। देखिए सूरत अधिवेशन 1907 का जो था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन जो आपके सुभाष चंद्र बोस होते हैं, इसमें जब जीत जाते हैं तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बारे में त्रिपुरी अधिवेशन संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर क्या बच्चों के दिमाग में क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका आप लोगों को उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। भारत में लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पे आपका 28 नंबर का क्वेश्चन बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कल्याण, विकास तथा सशक्तिकरण। कल्याण, विकास तथा सशक्तिकरण हो जाएगा। आइए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर संबंधित है। जो ट्रोपोस्फीयर होती है और थर्मोस्फीयर है किससे संबंधित है? इसको आप लोग बताना है। तो वायुमंडल की जो परतें होती हैं इन्हीं से संबंधित हैं। वायुमंडल की कुल परतों को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 5 परतों को बांटा गया है। आइए नीचे से आप लोगों को बताते हैं जो परतें हैं उनको कैसे कैसे बताया गया है। तो दोस्तों आइए देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे आपकी क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहता है? ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है समताप मंडल आता है। समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें सभी जो ओजोन परत होती है उसमें पाई जाती है और अल्ट्रावायलेट किरणों से रोकती है और जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल ही अच्छा होता है। इसके बाद मध्य मंडल आता है आपका, मीसोस्फीयर आता है। इसके बाद थर्मोस्फीयर आता है, थर्मोस्फीयर। इसके बाद बहिर्मंडल आता है आपका, एक्सोस्फीयर आता है। इस प्रकार से आप लोगों को सभी लेयरों को भी याद कर लेना है। यहाँ तक पूछा जाता है मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? 2 ही स्फीयर ज़्यादा पूछी जाती है। मौसमी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर और ओजोन परत, और जहाज उड़ाने के लिए सूटेबल जो होता है आपका समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की घोषणा कब की? मानवाधिकार के बारे में पूछा जा रहा है। मानवाधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा कब की गई थी? तो आपको इसको बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके आज से कुल देखिए जो प्रैक्टिस नंबर आपका 18 था, इसमें से आपके कुल 30 क्वेश्चन अच्छे से आपको बता दिए गए हैं, एक्सप्लेन भी किया गया है। तो आपको हमें लग रहा है ये आपका प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। तो अभी देखिए हम आपको 19वां प्रैक्टिस सेट भी आदि कराएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम अब नहीं बचा। 2-2 प्रैक्टिस सेट इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं। चलिए अभी आपको 19वां प्रैक्टिस सेट नंबर भी इसी तरह कराया जाएगा। आइए दोस्तों, ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इससे भी कुल 30 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। पर्यावरण EVS की क्लासेस आपको ईपी टेट और सीटेट के द्वारा के लिए चलाई जा रही है। तो 18 पिछले वीडियो में अभी को हो गया। चलिए अगला फर्स्ट क्वेश्चन इसका आप लोगों को बताया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे पूछा जा सकता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके UPSC में कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप लोगों को आज अच्छे से बता देंगे, याद हो जाएगा। देखिए सिल्वर आयोडाइड हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड AgL सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। देखिए आयो रे आयो, बारिश आयो, तो आप लोग आयोडाइड से आयो रे आयो, सिल्वर
आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण मतलब अत्यधिक पशुओं की चराई से क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या हो सकता है। तो मृदा का अपरदन होता है। जब अत्यधिक चराई होगी तो वहाँ से घासें और वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे मृदा का अपरदन अधिक होने लगता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है। यहाँ पे सूर्य ग्रहण के बारे में पूछा जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण संबंधित आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो आपका सूर्य ग्रहण लगता है। जो सूर्य ग्रहण लगता है कब लगता है इसको पूछा जाता है। तो अमावस्या को लगता है। कब लगता है, अमावस्या को लगता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। इसको आप लोग खास ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण में जो बाहर का दिखाई देने वाला भाग पूछा जाता है क्या होता है, कोरोना होता है। आप लोग इसको भी याद रखना क्या होता है, कोरोना वाला भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। अभी देखिए पिछले मॉडल पेपर में आप लोगों को ये बताए थे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको क्या कहा जाता है। तो क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसी में सभी मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गया, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जना, पाला, ओस, जितनी भी मौसमी घटनाएं अगर पूछ ले तो आपका इसी क्षोभमंडल में होती है। एक उड़ान वाला आपको बताया था, उड़ान के लिए आदर्श कौन सा होता है, तो आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। जो अभी आपका त्रिपुरी अधिवेशन बताए थे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें भी जो जीते थे वो भी सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष बनाए गए थे। जो पट्टवी सीतारमैया थे गांधी जी के एक मान लीजिए सपोर्टर थे, उनको सुभाष चंद्र बोस हरा देते हैं, जिससे गांधी जी थोड़ा सा निराश होते हैं। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो त्रिपुरी अधिवेशन हो जाता है। कौन सा त्रिपुरी अधिवेशन, कई बार पूछा जाता है, त्रिपुरी पूछ देगा 1939 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं तो इसको बताना है आप लोगों को कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आपका ये गर्म तथा शुष्क रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये जो शुष्क रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ये देखिए जो इनकी पत्तियाँ होती हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण जो वहाँ जल का वाष्पोत्सर्जन होता है वह कम हो जाता है। जब वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है जिससे ये अपनी नमी को बरकरार रख पाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। WII कहाँ पे स्थित है, इसको आप लोगों को बताना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपका देहरादून में स्थित है। वर्ल्ड लाइफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए ताजमहल है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो कौन बताएंगे कौन सा ऐसा रसायन है किसकी वजह से ताजमहल का रंग जो पीला हो गया, सफ़ेद एकदम था और पीला दिखाई देने लगना। ताजमहल आप सभी लोगों को पता होगा आगरा में घूमने का एक आकर्षक केंद्र है। तो आप लोगों को यहाँ पे उत्तर बताना है किसके कारण जो सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा है उसी के कारण ऐसा हो जा रहा है। जो उसके आसपास मथुरा ऑयल रिफाइनरी है और जो आसपास ऑटोमोबाइल है, केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, उन्हीं के कारण जो प्रदूषण हो रहा है और उसके कारण अम्लीय वर्षा जो होती है उसके कारण यह पीले रंग का होता चला जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण SO2 के कारण यह अधिक पीला होता चला जा रहा है, जिससे सरकार ने इस पे थोड़ा सा एक्शन लिया है कि वहाँ पे ऐसे गतिविधियाँ ना हो जिससे इसका रंग पीला ना हो। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत क्या है। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है। अप्रदूषकीय स्रोत मतलब कि जो प्रदूषण ना करता हो। तो आप यहाँ पे बताएंगे अप्रदूषकीय स्रोत क्या होगा, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं। तो महिलाओं का देखिए वर्चस्व शुरू से ही रहा है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं का वर्चस्व देखा गया था। भारतीय संविधान को बनाने में कितनी महिला सदस्य थी, तो आप लोगों को बता देना है। कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी, 15 महिला सदस्य थी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो आप इसका बताएंगे प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं। तो आप लोग बताइए प्राकृतिक संसाधन होते हैं
तो आपके तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। जल हो गया, लकड़ी हो गई, खनिज हो गया, उपरोक्त सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताएंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका सिम लेके उड़ गई तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों देखिए जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं, प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं, इसका एक आपको सेपरेट वीडियो हम 1 से 2 दिन में आपको बता देंगे। वर्तमान समय में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इसके बारे में टोटल वीडियो एक 5 से 10 मिनट का बता देंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन आता है आपका गलत नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था? डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। ये भी पूछा जाता घुमा के। डायरेक्ट एक्शन डे दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया दोस्तों? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा यह मनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं होती है? किसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं होती है? तो इसका आप लोग बताएंगे किसमें नहीं होती है। तो इसका उत्तर देखिए शुद्ध घी हो जाता है। शुद्ध घी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? आपका वसा होती है। क्या होती है? वसा। वसा आपकी होती है, वसा। लेकिन दालें में देखिए प्रोटीन होती है, मांस में भी होती है, आपका पनीर में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? इसको भी कई बार पूछा गया है। पीसीएस में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कीटभक्षी पौधे कहाँ पे उगते हैं, जहाँ पे किसकी मात्रा कम होती है। तो आपके कीटभक्षी पौधे ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा जहाँ पे कम पाई जाती है वहीं पे ही कीटभक्षी पौधे उगते हैं। कीटभक्षी पौधे आप देखे होंगे, घटपर्डी जो है एक कीटभक्षी पौधा होता है। घटपर्डी जिसका नाम होता है, ढक्कन बंद कर लेता है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो इसको आप लोग बताएंगे। चूहों के द्वारा देखिए एक रोग फैलने वाला जो प्लेग रोग होता है, पिस्सू कहा जाता है। क्या कहता है इसके बारे में? उसको पिस्सू। इसके बारे में उसको क्या कहा जाता है? पिस्सू, पिस्सी कहा जाता है। पिस्सी कह सकते हैं, पिस्सू भी कहते हैं बहुत लोग। ये एक परजीवी होता है जो चूहों के शरीर पर निर्भर करता है। चूहों के शरीर पर निर्भर करता है, जिससे प्लेग नामक बीमारी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर की। एक कोष की सूक्ष्म जीव है। एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन से हैं? इसमें आपका पैरामीशियम रहता है। पैरामीशियम एक कोष की सूक्ष्म जीव है। अगले क्वेश्चन की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तुओं का भार निम्न में से क्या होगा? यदि गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो वस्तुओं का भार गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तुओं का भार निम्न में से क्या होगा? तो आप लोगों को बताना है जब गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार कैसा हो जाएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दिया जाए तो भारहीनता की स्थिति आ जाती है। कैसी? भारहीनता की स्थिति हो जाती है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसका जो आपका द्रव्यमान का सूत्र जो होता है आपका डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर एम इंटू जी हो जाता है। एम गुणे जी हो जाता है। जी जो होता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। वेट तो वेट बराबर भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे भार बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। इस वजह से यहाँ देखिए यदि डब्लू भार बराबर एम इंटू जी। एम इंटू जी यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 कर दिया जाए तो टोटल भार का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। यदि पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान में क्या प्रभाव पड़ता है, नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। सबसे पहले पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। यदि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो आपका क्या होता है? जी का मान घटता है। नीचे जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। दोनों तरफ जी का मान घटता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे आप लोग उत्तर बताएंगे। आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है। क्या कहता है? पदेन सभापति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य नगरी किसका नाम है? जो सूर्य नगरी यहाँ पे पूछा रहा है किसका नाम है, तो आप लोगों को बताना है सूर्य नगरी किसका नाम है। तो जोधपुर राजस्थान है, इसे ही सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी स्थापना
1459 में राजपूत शासक राव जोधा ने किया था। राजपूत शासक राव जोधा ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? तो आप लोग बताएंगे इसका उत्तर। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुई। 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुई। और एक पूछा जाता है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो था उसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इसके प्रारूप को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मकर रेखा है, मकर रेखा कौन सी है? तो यहाँ आपको बता देना है मकर रेखा। तो आप लोग दोनों रेखाओं, कर्क और मकर के दोनों के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेटर होता है, ध्रुवीय रेखा, इसके ऊपर आप जाएंगे 23.5 अंश और नीचे 23.5 अंश। तो ऊपर जो होती है आपकी, ऊपर जो होती है कर्क, के से कर्क याद कर लिए, नीचे एम से मकर याद कीजिए। तो पहले के आता है, बाद में मकर आता है। तो 23.5 अंश जो नॉर्थ का होता है ये कर्क रेखा होती है, और 23.5 अंश जो दक्षिण का होता है इसे मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो 23.5 अंश साउथ हो जाता है, 23.5 अंश साउथ हो जाता है। यदि दोस्तों यहाँ से 66.5 अंश दक्षिणी कहा है और 66.5 अंश उत्तरी कहा जाता है तो आर्कटिक के अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए। विषुवत रेखा जो शून्य अंश देशांतर रेखा है इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दक्षिणी उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह एकमात्र वायसराय वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? किस वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? इसका आप लोगों को बताना है। किसकी हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में की गई थी। यहाँ पे पूछा जाता है, लॉर्ड मेयो जो प्रथम बार जनगणना कराई थी, प्रथम बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1872 में ही लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना कराई गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेशियोर्कर रोग नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वेशियोर्कर रोग आपकी प्रोटीन की कमी से होता है। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। सामान्यतः 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इन्हीं में ऐसा देखा जाता है। इसमें देखिए पैर का टेढ़ा होना, पेट में सूजन दिखाई देने लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की आयोडीन की कमी से देखिए आपका घेघा रोग होता है। विटामिन जो होती है, विटामिन के बारे में आप लोग बताए थे, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में बी और सी होती है और ए डी ई के आपके वसा में घुलनशील विटामिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। जो आपातकाल लगाया जाता है, तीनों आपातकाल के बारे में बता देते हैं। 52, 56, 60 याद कर लेना। 52, 56, 60 याद कर लेना है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात जो होता है 352 में होता है, और वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है आपके 360 में आती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन आपका ऑप्शन सी जो 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? भिलाई इस्पात संयंत्र की किसके द्वारा की गई है? तो भलाई कौन करता है? हमारी सोवियत संघ रूस के द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत संघ रूस की मदद से भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भिलाई संयंत्र आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रेशेदार अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती है? जो रेशेदार अपस्थानिक जड़ें होती हैं किसमें पाई जाती हैं? आप लोग बताएंगे दोस्तों किसमें पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे गन्ने में होती है, मक्का में होती है और बाँस में होती है। पूरी एकदम सतह में ये फैली होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 28 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? 51A के बारे में देखिए कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। 51A अभी पिछली बार भी आया था, पर्यावरण संबंधित जो था। तो यहाँ पे आपका मौलिक कर्तव्य जो होता है, मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में रखा गया था। जो किस समिति की सिफारिश पर इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश आई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे?
10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन दोस्तों 2002 में 86वां संविधान संशोधन, कौन सा 86वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। उस मौलिक कर्तव्य में कहा जाता है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो भी बच्चे हों उनको शिक्षा दिलाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए सभी गार्जियन का मौलिक कर्तव्य है। तो वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मूल अधिकार के बारे में हर वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जो आपका संपत्ति का अधिकार है, इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में 300 का में रख दिया गया, भाग 12 में रख दिया गया। इसको भी आप लोगों को याद करके रखना है। राज्य के निदेशक तथा डीपीएसपी के बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? पिछले वीडियो में आपका एक क्वेश्चन आया था, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका महान न्यायवादी होता है। महान न्यायवादी का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में। पिछले वीडियो में आपको महान न्यायवादी और महाधिवक्ता सभी के बारे में बताया था। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था? तो पंचायती राज से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो पंचायती राज कहाँ पे लागू किया था पहली बार? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। पूछा जाता है पंचायती राज जो समिति थी किसकी सिफारिश पे लागू की थी? बलवंत राय मेहता समिति आती है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है। 1957 में आती है। इसको जब लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर नामक जिले में इसको लागू किया गया था। उसके बाद 20 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए 30 क्वेश्चन का जो सेट था, 30 आज 60 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आप लोगों से वादा करते हैं दोस्तों, आपको 50 जो सेट कराए जाने हैं, आप लोगों को 50 सेट कराया जाएगा और आप लोग 50 सेट देख लेंगे और इसका जो एक्सप्लेन कराया जाता है इसको भी आप लोग देख लेंगे। आपका हमें पूरा अनुमान है कि आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन आराम से इसी पीडीएफ से आप लोगों का फंस सकता है। 25 से 28 सॉरी दोस्तों 25 से 28 क्वेश्चन 25 से 28 क्वेश्चन आप लोगों का इसी पीडीएफ से फंस जाएगा, जिससे आप लोगों का ईवीएस में एक अच्छा स्कोर आ सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।